नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। यहां पर 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी, जो कि पिछली बार यानी 2023-24 में जो परीक्षा हुई थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उसमें जीएस के प्रश्नों जो पूछे गए थे, स्टैटिक जीके और जीएस के प्रश्न जो पूछे गए थे, उनको हम आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और यदि पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को शेयर करिए जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। इसमें पूछा जा रहा है जागोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसमें से किस नृत्य की एक शैली है। तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुरी। तो मणिपुरी में नृत्य की दो शैलियाँ होती हैं, एक जागोई एक चोलोम। तो एक उसमें से जागोई है। अब मान लीजिए जागोई तो पूछ लिया गया, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चोलोम मणि जो है किस नृत्य की शैली है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसमें जो पहला जो जागोई है ये सौम्य, इसमें जो है शांत स्वभाव से नृत्य किया जाता है, और जो चोलोम है ये जोशीली अंदाज में यहाँ पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो सौम्य है जागोई और दूसरी जो चोलोम है वो जोशीली है, जिसे संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के संबंधित किस नृत्य को माना जाता है। तो आप बताएंगे मणिपुरी नृत्य को। ठीक है, मणिपुरी जो नृत्य है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान में, जैसे कि पहला है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया असम का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। और छऊ नृत्य जो है पूर्वी भारत का है, जो कि बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में इसमें उस वही क्षेत्र आते हैं, बिहार और झारखंड। इसमें थोड़ा बहुत क्षेत्र पश्चिम बंगाल का भी आता है। ठीक है, उड़ीसा बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करिए। तो पहला वाला है प्रदाह का तापमान कम करके। तो भैया बिल्कुल गलत है। तापमान कम करने से जो है, यदि वो जो जल रहा है अगर वह उसमें तापमान कम कर दिया जाएगा तो धुआं उठने लगेगा। धुआं उठने से प्रदूषण ज़्यादा होगा। दूसरा है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दहन की प्रक्रिया में तेजी करने से ज्वाला उत्पन्न होगी, धुआं उत्पन्न कम होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दहन की प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके हम जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो इसका जवाब हो जाएगा तपन कुमार जो पटनायक हैं ये छऊ नृत्य में इन्होंने 2018 में जीता था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है तपन कुमार पटनायक को सरायकेला में के छऊ नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं, जैसे अभी मैंने बताया मणिपुरी नृत्य की 2 शैलियाँ हैं, वैसे ही छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं, जिसमें से एक है बंगाल में जिसको कहा जाता है पुरुलिया छऊ। झारखंड में कहा जाता है सरायकेला छऊ, और उड़ीसा में कहा जाता है मयूरभंज छऊ। ठीक है, तो पुरुलिया छऊ कहा जाएगा बंगाल में, सरायकेला छऊ कहा जाएगा झारखंड में, और मयूरभंज छऊ कहा जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, तो जो तपन कुमार पटनायक हैं ये सरायकेला के छऊ नृत्य के, मतलब ये झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, सरायकेला झारखंड में। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में 1 वर्ष
में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी हैं। इसका जवाब हो जाएगा मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन। ये देखिए यहाँ पर जल संधि को दर्शाया गया है। यह इंग्लिश जल संधि जो है यह उत्तरी फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। ठीक है, ये देखिए इधर लंदन है ब्रिटेन की राजधानी, इधर है फ्रांस। फ्रांस में कैलिस जगह है। उत्तरी फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग कर रहा है। ये कौन सी जल संधि? इंग्लिश जल संधि। और पूछा जाता है किसको किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर, ये इधर अटलांटिक महासागर है, इधर उत्तरी सागर है। अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है इंग्लिश जल संधि। तो मिहिर सेन जो है 1958 में इसको पार करने वाले पहले भारतीय थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसमें हो जाएगा आरती साहा। आरती साहा जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को उन्होंने पार किया था। अभी जल्दी में करंट की बात करें तो जिया राय जो कि 16 वर्ष की हैं, इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार किया है। ठीक है, जिया राय, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। जिया राय जो है इस बार जो है 17 घंटे 25 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार की थी। ठीक है, और इनको एक बीमारी भी है, ऑटिज्म नामक बीमारी, ऑटिज्म नामक बीमारी से ग्रसित भी हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है इस बार। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट की पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? तो भैया 2000 की नोट पर मंगलयान। ठीक है, 2000 की नोट पर जो है मंगलयान का चित्र है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंगलयान। ठीक है, तो देखिए 100 की नोट पर जो है रानी की वाव है। ठीक है, 100 की नोट पर रानी की वाव, 200 की नोट पर सांची का स्तूप है, 50 रुपये की नोट पर हम्पी का रथ है, 50 रुपये की नोट पर हम्पी का रथ है, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 2000 पे मैंने बताया मंगलयान है, लाल किला जो है 500 की नोट पे बना हुआ है, और एलोरा की गुफा 20 रुपये की नोट पर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर कोच्चि में 2022 में सितंबर में स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अभी के लिए जो पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि अर्नाला श्रेणी की अग्रे और अक्षय नामक जो एयरक्राफ्ट है यह कब लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अग्रे और अक्षय जो कि अर्नाला श्रेणी की जो है एयरक्राफ्ट है, इनको लॉन्च किया गया था 13 मार्च 2024 को। ठीक है, कोलकाता से, जिसको बनाया है गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड ने, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है अग्रे और अक्षय। ठीक है, इसको लॉन्च किया किसने? विवेक राम चौधरी, जो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो करंट से रिलेटेड है। ये 2022 का पूछ लिया है, तो 2023 में जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह लॉन्च हुए हैं, पनडुब्बियाँ जैसे प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन कौन सी पनडुब्बियाँ आती हैं, इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, इन सबको आपको डिटेल में तैयार करके रखना है। अगला देखें, अगला प्रश्न है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो भैया अक्षांश रेखा जो है, देखिए भूमध्य रेखा को 0 डिग्री कहा जाता है, इसके 23.5 डिग्री उत्तरी पर, 23.5 डिग्री उत्तरी पर होती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी पर होती है मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से उत्तर में भारत की स्थिति है, तो भारत से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, तो इससे हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, इतने राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ था?
तो यहाँ पर कलिंग का युद्ध जो हुआ था वह अशोक के समय में 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में अशोक के समय में कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि उस समय के कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन और अशोक के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसके बाद अशोक ने जो है का हृदय परिवर्तन हो गया और वह धर्म विजय के रास्ते पर चल पड़ा। तो वर्तमान में यह कलिंग जो है उड़ीसा वाले क्षेत्र को कहा जाएगा। ठीक है, अशोक जो है को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के ने अपने शिलालेखों में नौवां वर्ष है जो शिलालेखों में उसने वर्णित कराया है कि जब उसने अपना राज्याभिषेक करवाया उसके 9वें वर्ष जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग जानते रहिएगा। अशोक ने अपने बेटों को भेजा था, बेटे और बेटी को, संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक, अशोक ने कौशाम्बी के अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। बिंदुसार का बेटा था अशोक। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। दशरथ, अशोक के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो दशरथ। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि किस मौर्य शासक ने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनैतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? राजनैतिक पुस्तक है, ना कि इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस नामक यात्री आया था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये सभी चीज़ें आपको मौर्य काल से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में उस समय के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने पहली बार 1881 में पूरी जो है पूर्ण जनगणना करवाया था। जनगणना से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन यह पूरे हिस्सों में नहीं हुई थी। पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। 1824 में इलाहाबाद शहर और 1827-28 में बनारस शहर की जो है जनगणना हुई थी। 1830 में ढाका में भारत की किसी शहर की पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी 1830 में। 1949 के बाद जो है जनगणना पर भारत सरकार ने काम करना शुरू किया, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आ गया। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और यह जनगणना किस अधिनियम के तहत? 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत यह हुई थी 1951 में। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो उस समय जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे ऋषभ पंत। ठीक है, 2022 में उत्तराखंड सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर 2023 में और 24 में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा? बिल्कुल नहीं। केवल संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? बिल्कुल नहीं। केवल राज्य के सदस्यों द्वारा? बिल्कुल नहीं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो यही जवाब इसका हो जाएगा सही। ठीक है, तो संसद राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो किस पद्धति के आधार पर? तो यहाँ पर हो जाएगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो यहाँ पर पोला महोत्सव, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्यौहार है, जिसे किसानों द्वारा बैल की पूजा करके मनाया जाता है। यह अमावस्या, पिठोरी अमावस्या के दिन श्रावण महीने में मनाया जाता है। ठीक है, सावन महीने में यह मनाया जाता है पिठोरी अमावस्या के दिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मकर संक्रांति यह उत्तरी भारत में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत में
यह मनाया जाता है जनवरी के महीने में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो भारत का जो संविधान है जब ये लागू हुआ उस समय अनुच्छेदों की संख्या थी 395। ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 465 से प्लस हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे संशोधन करके इसमें बाद में भी बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक, तो मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, और गरीबी उन्मूलन जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह मुख्य लक्ष्य इसका रखा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, मांस और मार्केसिया जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बायोफाइटा जो ऐसे पौधे होते हैं जिनको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, अर्थात ये धरती पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत का ये उभयचर कहे जाते हैं। मांस और मार्केसिया जो हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। ऐसे राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार द्वारा दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? ठीक है, ऐसे राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार के द्वारा कोई जो है दावा नहीं होता है उनको कहा जाता है गैर प्रतिदेय। गैर प्रतिदेय वे प्राप्तियां जो कोई दायित्व सृजित नहीं करती तथा सरकार पर कोई दावा नहीं करती उनको राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं, और ये राजस्व प्राप्तियां गैर प्रतिदेय हैं। ठीक है, जिन पे सरकार कोई दावा अपनी नहीं करता है, वो किसी दूसरे गैर प्रतिदेय उसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, जिसमें अपराधों के संबंध में संरक्षण और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दोनों शामिल हैं। ठीक है, अपराधों से सुरक्षा संरक्षण जो है 20 में है और जीवन में व्यक्तिगत रूप से जो संरक्षण है सुरक्षा है वह जो है 21 में है। ठीक, इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की स्थिति की वर्णन किया गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफ़ी जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। पूरे भारत का 71% कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। अरेबिका कॉफ़ी जो है और रोबस्टा कॉफ़ी दोनों जो है कर्नाटक में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध किस्में हैं। ठीक है, रोबस्टा भी है और रोबस्टा और अरेबिका दोनों जो है कर्नाटक में उगाई जाने वाली एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था? तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता था वो कर्नाटक ने जीता था। बहुत ही पुराना करंट देखिए पूछ लिया गया है। ठीक है, 2017-18 की न्यूज़ 2022-23 में किसको याद रहेगा? 23-24 में। तो आयोग भी कभी कभी ऐसे प्रश्न जानबूझ के देता है ताकि जो है बच्चे गलतियां करें। ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करिए। आपको 17-18 का करंट नहीं पढ़ना है। अब आयोग है, दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। अगर उसको गलती ही करवानी रहेगी तो आपसे करवा सकता है। आपको सिर्फ 1 साल के पहले की जितनी भी क्रिकेट से जुड़ी ट्रॉफियां हैं, बैडमिंटन से जुड़ी ट्रॉफियां हैं, ठीक है, इन सभी को पढ़ के जाना है। इसी में से आपको एग्ज़ाम में आएगा। अब 1-2 नंबर तो ऐसा आएगा ही जो कोई नहीं कर पाएगा, उस पर आपको नहीं जाना है। 1 नंबर के लिए आपको 2017 तक करंट और ये सब नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं। अगला है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत समर्थ योजना आता है। ठीक है, समर्थ योजना के तहत जो है कपड़ा क्षेत्र में क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है,
12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना के निरंतर इसको जो है शुरू किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रहे आज के जो प्रश्न, 20 प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो उसको जो है शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। ऐसे हम और भी सेट करवाएंगे। ये हमारा सेट नंबर 1 है। एसएससी जीडी से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।